हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विषय में बताऊंगा। यह बताऊंगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जन्म कुंडली क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आदि आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है, एक आत्मा होती है, कुछ आस्थाएं, आधारभूत मूल्य तथा उद्देश्य होते हैं। इन सब की नींव पर ही राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का प्रसाद खड़ा किया जाता है। संविधान निर्माता साधारणतः इन आधारभूत बातों को संविधान के प्रारंभ में देते हैं। संविधान के उस भाग को ही प्रस्तावना कहा जाता है। हमारे संविधान के समस्त प्रावधान प्रस्तावना में ही निहित भावनाओं से प्रफुल्ल ग्रहण करते हैं। प्रस्तावना से यह प्रेरणा मिलती है कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया एवं संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के जनक स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा उन्होंने इसके माध्यम से स्वतंत्र भारत के भावी संविधान की बुनियादी रूपरेखा और सिद्धांतों का प्रभावशाली ढंग से निरूपण किया। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान सभा यह घोषित करती है, इसका ध्येय एवं संकल्प भारत को एक सर्वोच्च प्रजातांत्रिक, पूर्ण स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना है तथा इसके भावी शासन के लिए एक संविधान का निर्माण करना है। इस समय ब्रिटिश भारत कहे जाने वाले क्षेत्र, भारतीय रियासतों में आने वाले क्षेत्र और ब्रिटिश शासन और रियायतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में मिलना चाहते हैं, सब मिलकर एक संघ कहलाएंगे। ये क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा द्वारा या उसके पश्चात संवैधानिक विधि के अनुसार अवधारित किए जाएं, स्वायत्त इकाइयों की प्रास्थिति रखेंगे और बने रहेंगे। इनको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे तथा केंद्र को सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त शेष कार्यों का पालन करेंगे। स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न भारतीय संघ और उसकी इकाइयों एवं भारत के अंगों की समस्त सत्ता का मूल स्रोत जनता है। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि के समक्ष क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए होगी। संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्र के लिए और दलित एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएंगे। भारत राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, जल तथा वायु पर उसकी संप्रभुता की रक्षा न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों के कानूनों के अनुसार की जाएगी। यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उद्देश्य प्रस्ताव संकल्प एक उद्घोषणा है
एक प्रतिज्ञा है, तमाम दुनिया के सामने एक वादा है। यह करोड़ों भारतीयों के साथ एक इकरारनामा है और इसलिए यह एक शपथ की तरह है। बाद में इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और उसकी आत्मा को संविधान की प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब हम प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना क्या है? तो चलिए बताते हैं कि प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत संक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन की दृष्टि से प्रभावशाली है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। इस प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को केवल वैधानिक तथा औपचारिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता, इसलिए इसके मुख्य शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है। जैसे पहला है हम भारत के लोग। इस शब्द के निम्नलिखित 4 अभिप्राय हैं, मतलब 4 अर्थ निकलते हैं। पहला, अंतिम संप्रभु सत्ता जनता के पास है। दूसरा, संविधान के निर्माता जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। तीसरा, संविधान की स्थापना भारतीय जनता की स्वीकृति एवं सहमति से हुई है। और चौथा, भारतीय जनता ने ही संविधान को अधिनियमित तथा अंगीकृत किया है। संविधान के किसी भी भाग में अलग से यह नहीं कहा गया है कि शासन की समूची शक्तियां जनता से प्राप्त हुई है। अतः प्रस्तावना द्वारा प्रभु सत्ता के अधिवास की समस्या के विवाद की समाप्ति कर दी गई है। चूंकि जनता ने यह संविधान बनाया है, अतः हमें समाप्त करने का अधिकार जनता को ही है। प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता जनता से प्राप्त हुई है। दूसरा है संपूर्ण प्रभु संपन्न। इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रस्तावना में प्रयोग किया जाना इस बात का घोतक है कि भारत एक ऐसी राजनीतिक सत्ता है जिससे परे भारत के सीमांतर्गत कोई दूसरी उच्च सत्ता नहीं है और भारत के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम एवं स्वतंत्र है। तीसरा, समाजवाद। उद्देशिका में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने का संकल्प किया गया था। हम संकल्प को पूरा करने एवं हमारे गणराज्य की विशेषता दर्शाने के लिए संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द का समावेश किया गया।
किंतु समाजवाद शब्द की परिभाषा संविधान में नहीं की गई। लेकिन इस शब्द के संविधान में जुड़ाव के साथ ही राज्य ने स्वयं अपने ऊपर यह दायित्व ले लिया कि वह गरीबी मिटाने, उत्पादन बढ़ाने के लिए भावी कदमों का उपक्रम करने, हमारी आर्थिक समस्या को आधुनिक बनाने के लिए प्रमुख आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने, सभी आर्थिक गतिविधियों में सामाजिक लक्ष्यों का क्रियान्वयन करने, विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की ऐतिहासिक विषमता को मिटाने एवं असमानता को कम करने और एकाधिकार के विकास को रोकने एवं नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। चौथा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की धारणा जो हमारे राष्ट्रीय जीवन की शाश्वत मूल्यों में से है, प्रस्तावना में स्थान देकर हमने अपने मौलिक विधान में एक स्वीकृत तथ्य को ही स्पष्ट किया है। हमारे देश में पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य पाश्चात्य विचारधारा के अनुरूप धर्म और राज्य के मध्य कोई संबंध न हो या धर्माविरोध ही नहीं है, वरना हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। इस देश के सभी धर्मों, उनकी सदस्य संख्या चाहे कितनी कम हो, की समान प्रतिष्ठा एवं सम्मान है तथा राज्य से उन्हें सम्मान समर्थन प्राप्त है। राज्य का इस रूप में अपना कोई पंथ, मजहब या संप्रदाय नहीं है। इसकी नज़रों में सभी पंथ बराबर हैं। वस्तुतः भारतीय पंथ निरपेक्षता ने धर्म के युक्तियुक्त कार्यों के बीच तर्कसंगत विश्लेषण स्थापित करने का प्रयास किया है। पांचवा, लोकतंत्रात्मक। हमारे संविधान द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं समयबद्ध स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करके प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था में शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। इसमें विधानपालिका प्रतिनिधि निकाय होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र का आधार समानता है तथा शासन बहुमत के सिद्धांत के आधार पर चलाया जाता है। इसमें अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त है तथा आर्थिक शक्ति का इस प्रकार से समान वितरण होता है कि किसी वर्ग का शोषण न हो। यह गौरतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, बंधुता यह प्रकट करते हैं कि यह देश न केवल राजनीतिक लोकतंत्र होगा बल्कि और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। छठा है गणराज्य। प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का प्रयोग इस विषय पर प्रभाव डालता है कि दो प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह बतलाता है कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वंशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद पर कोई भी नागरिक पहुंच सकेगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संपन्न जन समुदाय में निहित होगी। सातवां, न्याय। उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा। न्याय की यह संकल्पना अति व्यापक है। न्याय की परिभाषा या व्याख्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। इसमें भी सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से उच्चतर स्थान दिया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि समाज के सभी नागरिकों को समान समझा जाना चाहिए और जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, उपाधि
आदि के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा तथा न्याय के मामलों में विभेद या नियोग्यता का निषेध किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह उन शक्तियों को भी प्रतिबंधित करता है जिनसे अस्पृश्यता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। संविधान सकारात्मक विभेद की अनुमति देता है, अर्थात राज्य के सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को शेष वर्गों के समकक्ष लाना है, न कि स्वर्णों को पीछे लाना। न्याय का दूसरा पक्ष आर्थिक है। यह वास्तव में सामाजिक न्याय का उप सिद्धांत है। इसका यह तात्पर्य है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर मानव के बीच भेद का उन्मूलन हो, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों, समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो तथा स्त्रियों एवं बालकों का दुरुपयोग या आर्थिक शोषण न हो। आर्थिक न्याय का विचार ही समाजवादी समाज की रचना का विचार है। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए ही संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 31 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। न्याय का अंतिम पक्ष राजनीतिक है। इसका मतलब राजनीतिक जीवन में जनता की स्वतंत्र एवं सुनिश्चित भागीदारी है। राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। इसमें अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा भी निहित है। सभी नागरिकों को चुनाव में योग्यता पूरी करने पर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार है। 8वां, स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। संविधान ने नागरिकों को सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ स्थितियां बनाना एवं आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाना भी है। राज्य अपने नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान कर मानव को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक संरक्षण सुलभ कराता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की घोषणा करती है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित कर मौलिक अधिकारों को अभिरक्षण प्रदान करती है। 9वां है समानता। समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग और आवास आदि के आधार पर सभी विभेदों पर प्रतिबंध लगाकर अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता पर प्रतिबंध और उपाधियों के उन्मूलन की व्यवस्था से इसे पूर्णतया प्रदान की गई है। इसी प्रकार कानून के समक्ष समानता, सार्वजनिक रोजगार में समानता, कानून के शासन के संरक्षण वाली एवं अवसर की समानता की भी व्यवस्था की गई है। समानता के आदर्श की प्राप्ति हेतु संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। 10वां है व्यक्ति की गरिमा। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख कर भारतीयों के व्यक्तित्व को दोषमुक्त एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता के आचरण का अंत किया गया, जो मनुष्य की गरिमा का एक अपमान था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकता है। 11वां है राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता।
व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र का निर्माण हो तथा इसकी एकता और अखंडता सुरक्षित रहे। राष्ट्र की एकता व्यक्ति की मर्यादा पर खड़ी है। इसलिए अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। यदि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्र निर्माण का कार्य असंभव हो जाता है। 12वां है बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब तक वे भाईचारे की, एक ही भारत माता के सपूत होने की सर्वसाझी भावना को बढ़ावा देते हैं और इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक और अन्य अनेक प्रकार की विविधताएं आड़े नहीं आती। हमारे संविधान के निर्माताओं की यह उत्कृष्ट अभिलाषा भी प्रतीत होती है कि भारतीयों के हृदय में यह भावना भर जाती कि वह अपनी मातृभूमि का पुत्र है। इसलिए बिना भेदभाव के नागरिकता मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए एवं नीति निर्देशक सिद्धांत का संविधान में समावेश हुआ। इस संकल्पना को संविधान के नए भाग 4 क में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वास्तव में बंधुता की संकल्पना पंथ निरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। बंधुता का एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है जो हमें विश्व बंधुत्व की संकल्पना, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समूचा विश्व एक परिवार है, के प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर ले जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं, आदर्शों एवं आस्थाओं, कल्पनाओं और सपनों तथा लक्ष्यों एवं प्रयोजनों को दिशा दी और उद्देश्य प्रस्तुत किए। संसद ने भी प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक बार भागीरथ प्रयास किए हैं। सच तो यह है कि भारतीय संविधान की सफलता का मुख्य कारण उसकी प्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन तथा लचीला स्वरूप है। आज यह सर्वमान्य है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है।